हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माइनक्राफ्ट। कल हमने क्लास में पढ़ा था कि पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या होती है और बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या होता है, बिजनेस इकोनॉमिक्स के फीचर्स क्या होते हैं, स्कोप और प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, है ना। आज हम उसके आगे पढ़ेंगे। आइए देखते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स। सबसे पहले क्या, इकोनॉमिक्स एज सोशल साइंस। इकोनॉमिक्स इज कंसीडर्ड एज सोशल साइंस। क्यों? बिकॉज इट स्टडी ह्यूमन बिहेवियर। ह्यूमन कैसे बिहेव करता है, हाउ इंडिविजुअल और सोसाइटी मेक चॉइस, है ना। इंडिविजुअल और सोसाइटी अंडर द कंडीशन ऑफ स्केर्सिटी, रिसोर्स लिमिटेड हैं, वो कैसे चॉइस करते हैं, उसकी स्टडी इकोनॉमिक्स करता है। इसलिए ये एज अ सोशल साइंस इसका नेचर है, ठीक है। इट स्टडी ह्यूमन बिहेवियर कंसर्निंग प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द सोसाइटी, ठीक है। जैसे कि ह्यूमन के बिहेवियर, अगर वो अपना प्रेफरेंस चेंज करता है तो डिमांड में इफेक्ट आता है किसी भी गुड की, ठीक है। तो इसकी स्टडी इकोनॉमिक्स करता है। सेकंड फीचर क्या है, इकोनॉमी एज अ स्टडी ऑफ स्केर्सिटी एंड चॉइस। ये हमने पहले क्लास में भी किया है कि रिसोर्सेज लिमिटेड हैं और हमारी वांट्स अनलिमिटेड है, इसी वजह से हमें चॉइस करनी पड़ती है, ठीक है। बिकॉज ऑफ स्केर्सिटी इकोनॉमिक्स स्टडी हाउ इंडिविजुअल, बिजनेस एंड गवर्नमेंट मेक चॉइस टू एलोकेट रिसोर्सेज एफिशिएंटली, ठीक है। तो रिसोर्स लिमिटेड हैं, हमारी वांट्स अनलिमिटेड हैं, इसलिए हमें चॉइस करनी पड़ती है कि किस चीज़ को हम ऑप्ट करें और किस चीज़ को हम छोड़ दें, ठीक। थर्ड है इकोनॉमिक्स एज अ साइंस। जिस तरह हम साइंस में डेटा और मॉडल्स को यूज़ करते हैं, उसी तरह हम इकोनॉमिक्स में भी डेटा और मॉडल्स का यूज़ करते हैं टू अंडरस्टैंड इकोनॉमिक बिहेवियर। हम उन थ्योरीज को टेस्ट करते हैं, जैसे हम साइंस में कॉज और इफेक्ट, इनके बीच में रिलेशन देखते हैं, है ना। उसी तरह इकोनॉमिक्स भी हमें कॉज बताता है अगर कुछ इफेक्ट हो रहा है तो, ठीक है। जैसे डिमांड कम हुई तो क्यों हुई, क्या रीजन है, ठीक है। इट यूजेस सिस्टमेटिक मेथड and explain cause and effect relationship of economic phenomena। कोई भी इकोनॉमिक फिनोमिना हो रहा है, उसका रीजन बताएगा कि क्यों हो रहा है। We formulate hypothesis and test it through scientific research। जैसे हम कोई हाइपोथेसिस बनाते हैं, उसमें क्या करते हैं, हम उसको टेस्ट करने के लिए एक प्रॉपर रिसर्च करते हैं, साइंटिफिक रिसर्च करते हैं कि जो हमने हाइपोथेसिस बनाई है वो सही है कि नहीं है, ठीक है। एक प्रॉपर साइंटिफिक रिसर्च करते हैं। साइंटिफिक रिसर्च क्या होता है, इज अ वे ऑफ गेनिंग नॉलेज थ्रू डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस। और साइंटिफिक रिसर्च एक सिस्टमेटिक प्रोसेस होती है ना, जिसमें हम किसी भी फिनोमिना को इन्वेस्टिगेट करते हैं ऑब्जर्वेशन के थ्रू, एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू, एनालाइज करते हैं उसको टू जनरेट न्यू नॉलेज, है ना, एंड वैलिडेट एग्जिस्टिंग थ्योरीज। जो भी हमने ऑब्जर्वेशन किया, एक्सपेरिमेंटेशन किया, उससे हम जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग थ्योरी है उनको हम चेक भी कर सकते हैं, नई टेक्नोलॉजी भी बनाते हैं, नई थ्योरीज भी बना सकते हैं, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स एक साइंस है जिसमें हम प्रॉपर साइंटिफिक प्रोसेस के थ्रू किसी भी फिनोमिना को समझते हैं, उसके पीछे का रीज़न हम फाइंड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इकोनॉमिक्स एज एन आर्ट। अच्छा, ये आर्ट्स क्यों है, एज एन आर्ट्स, ये आर्ट्स क्यों है? इट अप्लाइज नॉलेज एंड स्किल टू सॉल्व प्रैक्टिकल प्रॉब्लम एंड मेक पॉलिसी डिसीजन, ठीक है। ये अप्लाई करता है इकोनॉमिक थ्योरीज को, ठीक है, और प्रिंसिपल्स को रियल लाइफ सिचुएशंस में, है ना, और हमें डिसीजन लेने में हेल्प करता है। जैसे अगर गवर्नमेंट चाहती है अनएम्प्लॉयमेंट दूर करना, तो वो क्या करेगी,
एक ऑप्शन उनके पास होता है कि टैक्स रिड्यूस करें, जो बिजनेस टैक्स होते हैं उनको रिड्यूस करें ताकि बिजनेस ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करे, जिससे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। या दूसरा एग्जांपल है कि यूज ऑप्टिमल प्राइसिंग स्ट्रेटजी फॉर प्रोडक्ट बेस्ड ऑन मार्केट कंपटीशन। मार्केट कंपटीशन के बेसिस पे हम एक प्रॉपर बेस्ट प्राइसिंग स्ट्रेटजी को यूज करते हैं ताकि हमें वहाँ से प्रॉफिट हो सके। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स एज एन आर्ट, वो एक आर्ट है जिसमें हम उन थ्योरीज को और प्रिंसिपल को अप्लाई करते हैं रियल लाइफ सिचुएशन में, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, डिसीजन को लेने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, एक नेचर है कि इकोनॉमिक्स में हम स्टडी करते हैं माइक्रो लेवल पे भी और मैक्रो लेवल पे भी। ये माइक्रो लेवल और मैक्रो लेवल में क्या होता है कि माइक्रो में हम स्टडी करेंगे इंडिविजुअल यूनिट की, चाहे वो इंडिविजुअल कंज्यूमर हो, इंडिविजुअल फर्म हो या इंडिविजुअल मार्केट हो। ठीक है, इसी तरह मैक्रो में क्या करेंगे, इकोनॉमी एज अ होल, हम उसमें पूरी नेशनल इनकम देखेंगे, इन्फ्लेशन कितना हो रहा है वो देखेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट कितना हो रहा है, इकोनॉमिक ग्रोथ कितनी हो रही है। ठीक है, माइक्रो में क्या करते हैं, हम इंडिविजुअल एजेंट की बात करते हैं और वो कैसे इंटरैक्ट कर रहा है मार्केट में। ठीक है, उसको स्टडी करते हैं प्राइस कैसे सेट हो रहा है, डिमांड कैसे इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी, सप्लाई कैसे इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी, कंपटीशन को कैसे फेस किया जाए, वो सब हम माइक्रो में पढ़ते हैं। और मैक्रो में क्या पढ़ेंगे, जीडीपी, अनएम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट पॉलिसीज, जो इन्फ्लेशन। ठीक है, एक इकोनॉमी को होल लेवल पे हम स्टडी करेंगे। ठीक है, मैक्रो में। नेक्स्ट क्या है, पॉजिटिव और नॉर्मेटिव, ये हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था, थोड़ा सा मैं रिपीट कर देता हूँ कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या है, वो डील करती है फैक्ट बेस पे। ठीक है, प्रॉपर डेटा होगा जिसको हम वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या है, जिसमें हम वेरीफाई कर सकते हैं उन फैक्ट्स को। ठीक है, जैसे मैंने एग्जांपल लास्ट क्लास में दिया था कि अगर मैं बोलूं इंडिया की पॉपुलेशन 143 करोड़ है, तो आप वेरीफाई कर सकते हो, है ना। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स बेस्ड होती है जजमेंट पे, ओपिनियन पे। मैं अगर बोलता हूं गवर्नमेंट शुड इंक्रीज द मिनिमम वेजेस टू रिड्यूस पॉवर्टी, अब क्या है, ये मेरा अपना ओपिनियन है। ठीक है, इसको आप वेरीफाई नहीं कर सकते। ठीक है, जब फैक्ट्स होंगे, प्रॉपर डेटा होगा, उसको हम वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, जैसे न्यूमेरिकल डेटा मैं आपको दूंगा, आप उसको वेरीफाई कर सकते हो कि वो सही है गलत है। तो जो वेरीफाइबल डेटा के बेस पे इकोनॉमिक्स होती है वो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, और जो ओपिनियन जजमेंट के बेसिस पे होगी वो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं अजम्पशंस ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स कुछ अजम्पशंस पे बेस्ड है। ठीक है, थोड़ा सा रियलिटी से अलग, कि सबसे पहली अजम्पशन क्या है, हर बायर रैशनल है। रैशनल का मतलब उसको मार्केट के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन है और वो क्या रैशनली सोचता है, उसको मैक्सिमाइज करना है उसके सेटिस्फैक्शन को या उसके प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है, उसका मेन एम ये है। बट अगर हम रियलिटी में देखते हैं तो क्या होता है, लोग अपने इमोशंस के बेसिस पे भी परचेज करते हैं, अपनी हैबिट के बेसिस पे भी परचेज करते हैं, है ना। और ऐसा नहीं है कि हमेशा ही कंज्यूमर को फुल नॉलेज हो, फुल इंफॉर्मेशन हो रिगार्डिंग प्रोडक्ट, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन भी रहती है। तो ये एक एजम्पशन लेके चलते हैं कि कंज्यूमर पूरा रैशनल है, उसको मार्केट के बारे में सब कुछ पता है और वो मार्केट में अपने सेटिस्फेक्शन को और प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना चाहता है। ठीक है, एक होता है सेटर्स पैरेबल्स। ये क्या होता है, जैसे आपने पढ़ा भी होगा, अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट। जब हम मैक्रो की स्टडी करेंगे तो हम कंसीडर करते हैं माइक्रो के सारे वेरिएबल कांस्टेंट हैं, और जब हम माइक्रो की स्टडी करेंगे तो मैक्रो के वेरिएबल्स को कांस्टेंट मानेंगे। व्हेन वी एनालाइज रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, हम कुछ फैक्टर्स को कांस्टेंट मानते हैं। ठीक है, पर रियलिटी में क्या होता है,
रियल वर्ल्ड सिचुएशन में क्या होता है, बहुत सारे चेंजेस, बहुत सारे वेरिएबल चेंज कर रहे होते हैं, है ना। तो हम रियलिटी थोड़ी अलग है, तो और असली में बहुत फैक्टर्स होते हैं, गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज कर देगी, ठीक है, टैक्सेस चेंज कर देगी, तो उससे इफेक्ट पड़ेगा। पर इधर जब हम माइक्रो लेवल पे स्टडी करेंगे तो मैक्रो के वेरिएबल्स को कांस्टेंट मानेंगे, ठीक है। एक assumption और होती है जो कि है परफेक्ट इंफॉर्मेशन। जैसे हमने ऊपर पढ़ा ना कि कंज्यूमर को सारी मार्केट की इंफॉर्मेशन है, सब कुछ प्राइसिंग के बारे में सारी इंफॉर्मेशन है, ठीक है। इकोनॉमिक एजेंट हैव कंप्लीट एंड एक्यूरेट इंफॉर्मेशन व्हेन मेकिंग डिसीजन। पर सच्चाई में क्या होता है, इनपरफेक्ट इंफॉर्मेशन होती है, उसके पास पूरी इंफॉर्मेशन नहीं होती है ना, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन भी हो सकती है, ठीक है। और भी assumptions हैं इकोनॉमिक्स में, जैसे कि assumptions often ओवर सिंप्लीफाई रियलिटी। क्या है ना कि assumptions की वजह से जो रियलिटी है उसको हम है ना ओवर सिंप्लीफाई कर रहे हैं। जैसे बहुत सारी assumptions अनरियलिस्टिक होती है ना, अनरियलिस्टिक, जैसे कि बायर के पास सारी इंफॉर्मेशन है, वो सारी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे डिसीजन लेता है, वो रैशनली बिहेव करता है ना, परफेक्ट कंपटीशन है मार्केट में। ये सारी एजम्पशन अनरियलिस्टिक है, रियलिटी में परफेक्ट कंपटीशन एग्जिस्ट नहीं करता, है ना। जैसे परफेक्ट कंपटीशन में क्या बोलते हैं, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, परफेक्ट इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, सारी इंफॉर्मेशन है कंज्यूमर के पास भी और प्रोड्यूसर के पास भी। होमोजीनियस प्रोडक्ट रियलिटी में कहाँ एग्जिस्ट करता है, सिर्फ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को छोड़ के मुश्किल से कहीं पे वो एग्जिस्ट करता है, ठीक है। इवन हम मोबाइल भी लेते हैं, सिमिलर दिखेंगे, उसमें कुछ ना कुछ फीचर अलग होगा, जब भी तो एक कंपनी को हम प्रिफर करते हैं, जो दूसरे को छोड़ देते हैं, है ना। इन रियल लाइफ कंज्यूमर मे नॉट ऑलवेज एक्ट रैशनली और हैव कंप्लीट इन नॉलेज अबाउट, है ना, हैव कंप्लीट नॉलेज। जब भी वो डिसीजन ले रहा होता है, रियलिटी में उसके पास ज़रूरी नहीं है कि सारी इंफॉर्मेशन हो, ठीक है। जैसे हम एजम्पशन क्या लेते हैं, मार्केट टेंड्स टू रीच इक्विलिब्रियम। मार्केट क्या है, टेंड्स टू रीच इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम कहाँ होता है, जहाँ पर डिमांड इक्वल होगी, जहाँ पर डिमांड इक्वल होगी सप्लाई से, जहाँ पर डिमांड इक्वल होगी कट करेगी, यहां पर हम प्राइस सेट कर देंगे, ये इक्विलिब्रियम हो जाएगा, ठीक है। अब रियलिटी में क्या होता है, लग्जूरियस जो गुड्स होते हैं उनकी डिमांड बढ़ जाती है जब जितना ज्यादा उनका प्राइस होता है। जितना ज्यादा प्राइस होगा लग्जूरियस गुड का, उतने ही लोग उसको ज्यादा परचेज करते हैं। अब ऐसा तो नहीं है ना वहां पे शॉर्टेज है, सप्लाई की कमी है वहां पे, देर इज नो शॉर्टेज ऑफ सप्लाई येट प्राइस इंक्रीज, और प्राइस इंक्रीज करेगा उसकी डिमांड उतनी ही बढ़ती जाएगी, द मोर प्राइस द मोर डिमांड। तो ये सारी एजम्पशंस जो हैं, जो हम ऑलरेडी मान के चलते हैं, वो क्या रियलिटी को ओवर सिंप्लीफाई करती है ना। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे माइक्रो और मैक्रो में डिफरेंस क्या है, ठीक है। हमने पहले फर्स्ट क्लास में थोड़ा सा पढ़ा था, आज हम उसको थोड़ा और एक्सप्लेन करते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज इकोनॉमिक प्रॉब्लम एट इंडिविजुअल लेवल। इंडिविजुअल लेवल पे मार्केट की हम स्टडी करते हैं, ठीक है। इंडिविजुअल फर्म की स्टडी करेंगे, इंडिविजुअल हाउस होल्ड की स्टडी करेंगे, इंडिविजुअल कंज्यूमर की स्टडी करेंगे, ठीक है। मैक्रो में हम क्या करते हैं, इकोनॉमी एज अ होल, पूरी इकोनॉमी की स्टडी करते हैं, नेशनल लेवल पे हम स्टडी करते हैं और समझते हैं चीजों को। माइक्रो क्या है, इट कंसर्न विद डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस एंड आउटपुट एट इंडिविजुअल लेवल, इंडिविजुअल फर्म का, इंडिविजुअल इंडस्ट्री का। तो माइक्रो में क्या करते हैं हम, फर्म कैसे अपना आउटपुट सेट कर रही है, कितना प्राइस पे उसको सेल करना है वो सेट कैसे कर रही है, वो स्टडी करते हैं। वहीं मैक्रो पे जब हम देखेंगे तो एग्रीगेट आउटपुट को फोकस करेगा, जनरल प्राइसिंग पे फोकस करेगा, पूरे इकोनॉमी को कंसीडर करते हुए। माइक्रो में हम देखते हैं इंडिविजुअल एजेंट को
उसकी चॉइसेस क्या है, हाउ प्राइस आर सेट, कैसे प्राइस सेट किया जाता है, व्हाई यू बाय वन ब्रांड ओवर अनदर, ठीक है, क्या रीजन है उसके पीछे। और मैक्रो में क्या करते हैं, इकोनॉमी एज ए होल हम पूरा स्टडी करेंगे, एक बिग पिक्चर को हम देखते हैं, इन्फ्लेशन कितना हो रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट कितना है, जीडीपी की ग्रोथ कितनी हो रही है ना। नेक्स्ट में इसमें स्टडी करते हैं, इट डील विद इंडिविजुअल वेरिएबल्स, और मैक्रो में एग्रीगेट वेरिएबल्स, ठीक है। एक अजम्पशन होती है माइक्रो में कि ऑल मैक्रो वेरिएबल रिमेन कांस्टेंट, जिसे हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा सेटेरिस पैरेबस, तो ऑल अदर एलिमेंट्स रिमेन कांस्टेंट। ऐसे जो मैक्रो की पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे, तो माइक्रो के वेरिएबल कांस्टेंट रहते हैं, ठीक है। अच्छा, स्कोप क्या है माइक्रो का, माइक्रो में हम डिमांड, कंज्यूमर कैसे बिहेव करता है, सप्लाई, प्रोड्यूसर कैसे बिहेव करता है, प्रोडक्शन थ्योरीज, हाँ, थ्योरी ऑफ प्राइस डिटर्मिनेशन, थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग, ये सब स्टडी करते हैं। और मैक्रो लेवल पे जब हम स्टडी करेंगे तो हम नेशनल इनकम की स्टडी करेंगे, एम्प्लॉयमेंट की स्टडी करेंगे, मनी की स्टडी करेंगे, जनरल प्राइस लेवल की स्टडी करेंगे, इकोनॉमिक ग्रोथ की स्टडी करेंगे, और इंटरनेशनल ट्रेड कैसे होता है, ये सारी चीजें हम स्टडी करते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर भी बोला जाता है। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है जो बताता है हमें कि दो गुड्स के किस कॉम्बिनेशन को हम प्रोड्यूस करें जिससे मैक्सिमम पॉसिबल आउटपुट आ पाए उन कॉम्बिनेशन का, और रिसोर्स एफिशिएंटली यूज हो, टेक्नोलॉजी एफिशिएंटली यूज हो, ठीक है। तो पीपीसी कर्व क्या है, पीपीसी कर्व shows different combination of goods and services, two goods and services which can be produced with given resources and technology। अच्छा, एक assumption है इसमें, दो assumption है, हम given जो resources हैं उनको use कर रहे हैं, resource fully utilize हो रहे हैं, fully और efficiently utilize हो रहे हैं, और दूसरी assumption है कि टेक्नोलॉजी रिमेन कांस्टेंट, टेक्नोलॉजी क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। अच्छा, दो गुड, जैसे सपोज मैं चना और राइस का प्रोडक्शन करना चाहता हूं, अगर मैं सारा ही रिसोर्सेस चने के लिए, 1 ग्राम के प्रोडक्शन के लिए यूज करूं तो मैं 0 राइस प्रोड्यूस करता हूं, ठीक है। अब जैसे जैसे मैं ग्राम कम, चना कम करता जा रहा हूं, मैं राइस का प्रोडक्शन बढ़ाता जाऊंगा, राइस का प्रोडक्शन पे हम ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे, चने पे कम करते जाएंगे। तो ऐसे करते करते हम अलग अलग कॉम्बिनेशन पे आते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर मैं सारा ही पैसा राइस के प्रोडक्शन पे लगाता हूं तो ग्राम प्रोडक्शन नहीं होगा। अगर मैं सारा ही पैसा ग्राम्स के प्रोडक्शन पे लगाता हूँ, चने के प्रोडक्शन पे लगाता हूँ, तो राइस का प्रोडक्शन नहीं होगा, चावल का प्रोडक्शन नहीं होगा, ठीक है। अगर मैं थोड़ा चना कम करता हूँ तो चावल पे इन्वेस्ट करूँगा, और थोड़ा कम करूँगा तो और चावल का प्रोडक्शन बढ़ता जाएगा। तो ऐसे करके मैं अलग अलग कॉम्बिनेशन पे आ गया, A B C D, ये अलग अलग कॉम्बिनेशंस हैं। इस लेवल पे खाली चना प्रोड्यूस हो रहा है, इस लेवल पे खाली राइस प्रोड्यूस हो रहा है ना, इस लेवल पे खाली चना प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। इधर क्या है, मैंने धीरे धीरे दूसरे को, एक चीज के प्रोडक्शन को छोड़ दिया और दूसरे को प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया, ठीक है। अच्छा, इसमें हमने एजम्पशन पढ़ी कि टेक्नोलॉजी रिमेन कांस्टेंट। क्यों, ऐसा क्यों एजम्पशन है, क्योंकि अगर टेक्नोलॉजी चेंज होगी तो वो टेक्नोलॉजी से हम सेम ही रिसोर्सेज पे ज़्यादा प्रोडक्शन कर पाएंगे, है ना, सेम ही रिसोर्सेज पे हम ज़्यादा प्रोडक्शन कर पाएंगे। उस केस में ये पीपीसी कर्व आगे को शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, आगे को शिफ्ट हो जाएगा। मतलब पहले हम जितना उस रिसोर्सेज का यूज़ करके जितना प्रोडक्शन कर पा रहे थे, अब हम उससे ज़्यादा प्रोड्यूस कर पाएंगे, उससे ज़्यादा बेटर प्रोडक्शन कर पाएंगे और आउटपुट भी उससे ज़्यादा आएगी, ठीक है। इसी तरह हम अगर
टेक्नोलॉजी खराब यूज करेंगे तो वो अंडर यूटिलाइज हो जाएगा, तो पीपीसी का बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा हम इसमें कुछ पॉइंट नोट करने के हैं, जैसे कि एट एनी पॉइंट ऑन द कर्व, ये कर्व पे जो प्रोडक्शन हो रहा है, जो पॉइंट्स हैं हमने जो निकाले थे, इधर फुलर यूटिलाइजेशन हो रहा है, हम रिसोर्सेस को फुली यूटिलाइज कर रहे हैं। ठीक है, एफिशिएंटली यूटिलाइज कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम इस लेवल पे प्रोडक्शन करते हैं तो इस लेवल पे अगर यहाँ इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हम प्रोड्यूस करेंगे तो इस पॉइंट पे रिसोर्स अंडर यूटिलाइज हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? अंडर यूटिलाइज हो रहे हैं। और ऐसे ही अगर हम यहाँ प्रोडक्शन करना चाहते हैं, अच्छा यहाँ पे कब होगा? या तो हम रिसोर्स को बढ़ा देंगे तब इस पॉइंट पे आ पाएंगे, या फिर हम टेक्नोलॉजी बेटर यूज करेंगे तो इस पॉइंट पे आ सकते हैं, ताकि हम गिवन रिसोर्सेज से ही ज़्यादा प्रोडक्शन कर पा रहे हैं, ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। नहीं तो हमने रिसोर्सेज ही बढ़ा दिए, हमने रॉ मटेरियल ही बढ़ा दिया तो हम यहाँ पे प्रोडक्शन लिया, है ना। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट हम इसी में क्या समझेंगे? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, अच्छा मूविंग अलोंग द कर्व शोज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, हाउ मच ऑफ वन गुड मस्ट बी गिवन अप टू प्रोड्यूस मोर ऑफ द अदर। यहाँ पे मैं चने का प्रोडक्शन कर रहा था, ग्राम का प्रोडक्शन कर रहा था, यहाँ पे राइस का प्रोडक्शन कर रहा था। ठीक है, अब यहाँ पर बिल्कुल भी राइस क्या था? इस लेवल पे 0 था, इस लेवल पे ग्राम्स 0 है। ठीक है, 0 है। अब जैसे मैं इस पॉइंट पे आया, मैंने कुछ चने का प्रोडक्शन छोड़ दिया। ठीक है, मैंने वो रिड्यूस कर दिया और राइस का प्रोडक्शन बढ़ा दिया। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मूविंग अलोंग द कर्व शोज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जब हम इस कर्व पे मूव करते हैं ये शो करता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, कि हम एक को छोड़ रहे हैं और दूसरे को ऑप्ट कर रहे हैं। कॉन्केव क्यों होता है? ड्यू टू द लॉ ऑफ इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, इसको याद रखेंगे कि क्यों ये कॉन्केव होता है, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अच्छा, इस पॉइंट को, ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वाला पॉइंट है, मैं इसको थोड़ा और एक्सप्लेन कर देता हूं। जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मूविंग अलोंग द कर्व शोज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है? नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव। ठीक है, तो मैं जैसे जैसे एक प्रोडक्ट को छोड़ रहा हूँ, एक कॉम्बिनेशन को छोड़ रहा हूँ, है ना, दूसरे कॉम्बिनेशन पे आ रहा हूँ। पहला कॉम्बिनेशन क्या था कि मैं बिल्कुल ही राइस को प्रोड्यूस नहीं कर रहा था, सिर्फ चना प्रोड्यूस कर रहा था। ठीक है, फिर मैंने डिसाइड किया कि थोड़ा सा मैं राइस प्रोड्यूस कर लेता हूँ, चना कम कर देता हूँ। तो क्या हर एक कॉम्बिनेशन की ना एक कॉस्ट होगी। ठीक है, सपोज यहाँ पे जो मैं अर्न कर रहा था वो मैं 10 लाख अर्न कर रहा था। ठीक है, इस कॉम्बिनेशन पे मैंने 12 लाख अर्न किया। ये सब ही बेस्ट कॉम्बिनेशंस हैं, सब में रिसोर्स फुली यूटिलाइज हो रहा है। हम इसको और ज़्यादा इंक्रीज इस कर्व पे तो नहीं कर सकते, है ना, या तो हमें रिसोर्स और ऐड करने पड़ेंगे। तो जैसे जैसे हम कॉम्बिनेशन चेंज कर रहे हैं, है ना, इससे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हो रही है? अगर मान लो यहाँ पे एक और था जिसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती, जिसकी कॉस्ट होती 15 लाख, उससे हमें 15 लाख मिल रहा होता। ठीक है, तो अगर मैं इसको छोड़ के इस पे आता हूँ, इस कॉम्बिनेशन पे, तो उस टाइम पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी? 10 लाख। अब मैं 12 लाख से 15 लाख आता हूँ तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी होगी? 12 लाख। तो 10 लाख से 12 पे आया, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 10 थी। 12 लाख से 15 लाख पे आया, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 12 है। ये होता है लॉ ऑफ इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, और यही रीज़न है कि ये कर्व कॉन्केव होता है ओरिजिन की तरफ।
ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट स्लाइड में इसी को मैंने एक्सप्लेन किया, ये बेसिक प्रॉपर्टी भी है इस पीपीसी कर्व की कि ये कर्व ओरिजिन की तरफ कॉन्केव क्यों होता है। देखो अलग अलग कॉम्बिनेशन थे और उन कॉम्बिनेशन के जो हमें प्राइस मिल रहा था वो अलग अलग था। इस कॉम्बिनेशन से हम 10 लाख कमा रहे थे, इससे 12, इससे 15। तो यहाँ पे अगर मैं 10 कमा रहा था, यहाँ पे 12 कमा रहा था और यहाँ पे 15, तो जब मैं इससे इस पे शिफ्ट हुआ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 10 लाख थी, जब मैं इससे इस पे शिफ्ट हुआ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 12 लाख थी। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इंक्रीज कर रही है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एडिशनल यूनिट ऑफ प्रोडक्ट एक्स टेंड्स टू इंक्रीज। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इंक्रीज कर रही है, ठीक है। और जैसे जैसे हम शिफ्ट करते जा रहे हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इंक्रीज कर रही है जैसे जैसे हम शिफ्ट कर रहे हैं अपने कॉम्बिनेशन को। y को हम छोड़ते जा रहे हैं और x को हम बढ़ाते जा रहे हैं, ठीक है। तो opportunity cost of producing additional unit of product X tends to increase in term of loss of production of product Y। जैसे जैसे मैं Y को रिड्यूस कर रहा हूं, उसका प्रोडक्शन कम कर रहा हूं और X का प्रोडक्शन बढ़ाते जा रहा हूं, तो क्या हो रहा है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इंक्रीज कर रही है। 10 से 12 पे आया तो 10 थी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, 12 से 15 पे आया तो 12 अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गई, है ना। तो इसी को ही बोला जाता है लॉ ऑफ इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, और यही रीजन होता है कि ये कॉनकेव होता है ओरिजिन की तरफ। अच्छा, एक और इसमें बेसिक प्रॉपर्टी होती है कि वो डाउनवर्ड स्लोप क्यों करता है। देखो ऑलरेडी हम रिसोर्सेज को फुल्ली यूटिलाइज कर रहे हैं, रिसोर्सेज ऑलरेडी फुल्ली यूटिलाइज हो रहे हैं, हम इससे ज़्यादा नहीं उसको यूटिलाइज कर सकते, इससे ज़्यादा हम इन्हीं रिसोर्सेज से प्रोडक्शन नहीं बढ़ा सकते। तो हमें प्रोडक्शन को शिफ्ट करना ही पड़ेगा। अगर मैं एक का प्रोडक्शन बढ़ाना चाहता हूं तो मेरे को दूसरे को कम करना ही पड़ेगा। वी हैव टू गिव अप प्रोडक्ट वाई टू प्रोड्यूस मोर ऑफ प्रोडक्ट एक्स, ठीक है। एक को छोड़ने पर ही दूसरे का प्रोडक्शन बढ़ेगा, इसी रीजन से ये डाउनवर्ड स्लोप करता है। तो एक प्रॉपर्टी हो गई कि ये डाउनवर्ड स्लोप क्यों करता है, वो रीजन ये है कि हमारे पास रिसोर्स लिमिटेड है, ठीक है, और एक को छोड़ना पड़ेगा तभी हम दूसरे का प्रोडक्शन बढ़ा पाएंगे, है ना। वी कैन नॉट इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ बोथ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। क्यों? एज रिसोर्सेज आर लिमिटेड एंड दे आर ऑलरेडी फुली यूटिलाइज, ठीक है। तो एक ये बेसिक प्रॉपर्टी है। दूसरी प्रॉपर्टी की कॉनकेव क्यों होता है, वो रीजन होता है लॉ ऑफ इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जैसे जैसे हम कॉम्बिनेशन से शिफ्ट होंगे तो उसका जो पिछला बेस्ट और नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव होगा, उसकी जो कॉस्ट आ रही थी हमने देखा वो इंक्रीज करते जा रही थी ना, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इंक्रीज करती जा रही थी। इसी को ही लॉ ऑफ इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं, ठीक है। ओके, आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलेंगे, बाय बाय। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।